अस्सलामुअलैकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, बड़ा ही हसास और बड़ा ही ऐसा मौजू है कि मुझे करते हुए ये ख़्याल आ रहा है कि ख़ुद मैंने कितने गुन गाए थे और ख़ुद मैंने कितना कहा था कि सिंध में चली। मैंने तो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए सब गवाह हैं, बैरिस्टर शाहिदा जमील और जनाब जस्टिस मकबूल बाकर का प्रपोज़ल दिया था कि प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर इनको होना चाहिए, बेदाग शोहरत के मालिक हैं, कोई दाग धब्बा नहीं है। चलिए, बैरिस्टर शाहिदा जमील का तो एक पुराना सियासी बैकग्राउंड भी ये है कि वो उनके नाना सोहरवर्दी साहब प्राइम मिनिस्टर थे मुल्क के। उनकी वालदा पहली सोशल वेलफेयर वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर थी मुल्क की, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह। और ये सारी वो ख़वातीन थी जिनकी बहुत सर्विसेज हैं। बेगम अख्तर सुलेमान की वो सर्विसेज हैं जो बहुत कम लोगों की होती हैं। और मैं इसकी इसलिए गवाह हूँ कि मेरे वालिद कभी किसी की ना तो बेजा तारीफ़ करते थे और ना ही कभी किसी के ऊपर मैंने उनको गलत इल्ज़ाम लगाते हुए देखा। मैं अभी एक तस्वीर आपसे शेयर करूँगी उनकी और बेगम अख्तर सुलेमान की। वो उनको बहुत मानती थी, पापा को, और उनके साथ बहुत ज़्यादा उनका इंटरेक्शन रहता था। बैरिस्टर शाहिदा जमील उस वक्त पढ़ती थी और उन्होंने भी, जब वो लॉ मिनिस्टर बनी थी यहाँ पर, और सोशल वेलफेयर की भी मिनिस्टर, मेरी बॉस भी थी सिंध के अंदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दिनों में। और बहुत ही नफीस खातून हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं और प्रॉपर, जिसको कहना चाहिए कि हमें इस तरह की ख़वातीन की ज़रूरत है पाकिस्तान में। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उनको सिंध में इसलिए लगा रहे हैं कि सिंध में करप्शन सबसे ज़्यादा है, लिहाजा सिंध में एक बेदाग शोहरत का हामिल, एक साफ़ सुथरा चेहरा सामने होगा। तो जब सिंध से एहतसाब शुरू होगा, सबसे करप्ट सूबा है, तो कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। मैं मानती हूँ कि बहुत तकलीफ़ हुई इससे लोगों को कि हैं, साफ़ सुथरा चेहरा, साफ़ सुथरा किरदार हमारे अंदर कैसे आकर बैठ गया, सिंध का चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया। तो उसमें यकीनन उसमें लॉबिंग भी हुई है और उसमें जरदारी साहब ने अपना हथकंडा को इस्तेमाल किया है कि मुकम्मल तौर पे जस्टिस मकबूल बाकर साहब, आपको उन्होंने अपने शिकंजे में कस लिया। अजीब अजीब कस्म की टेक्स्ट आ रही हैं। एक टेक्स्ट का मैं जवाब ज़रूर देना चाहूँगी। एक आपकी आशूरा मुहर्रम के चेहलुम के जुलूस की 40वां जो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का जो चेहलुम था, उस पे निश्तर पार्क से निकलने वाले जुलूस की क़यादत जो है करते हुए, बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आपको मातम करते हुए, और आपके पीछे आपका प्रोटोकॉल अफसर मौजूद है, आपकी एक तस्वीर वायरल हुई, हमने भी देखी और बहुत हमें इत्मीनान हुआ कि इतने ओहदे पर मौजूद शख्स जो है उसने अपनी फ़िक़ा को छुपाया नहीं, बबांगे दहल वो शख्स आकर जुलूस की क़यादत कर रहा है। लेकिन आपके दुश्मनों ने इसको एक अलग रंग दिया और कहा कि जी, पीपल्स पार्टी के अगले उम्मीदवार कराची से MNA यही होंगे और कोई पता नहीं, फिर इनको प्राइम मिनिस्टर भी बनवा दिया जाए। ये तो खैर कभी भी नहीं होगा। अगर अल्लाह ना करे पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी आती है तो उनका बेटा ही आएगा या उनकी बेटी आएगी। अगर बेटा जेल ना गया तो चेयरमैन साहब बिलावल साहब, चूँकि आसफ़ा शायद ना जा सके तो इसीलिए उन्होंने आसफ़ा को भी तैयार किया हुआ है जरदारी साहब ने। लेकिन सुना है कि पूरा चीफ मिनिस्टर हाउस मुर्तज़ा वहाब के ज़रिए, सुना नहीं है, हमें टेक्स्ट आ रही है सबूतों के साथ, उसको मुर्तज़ा वहाब चला रहे हैं। और अभी एक लेटेस्ट जो काम हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो आपने यूनुस धागा साहब को लगाया, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, मुझे नहीं मालूम उनके भी 2 साल मुकम्मल हुए हैं कि नहीं सिविल सर्विस से। चूँकि सिविल सर्विस जो है उसमें 2 साल तक कोई भी जज या कोई फ़ौजी, कोई भी जो सरकारी मुलाजिम है, वो जब तक उसकी रिटायरमेंट को 2 साल ना हो जाएं, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कानून ने इसमें क्या रिलैक्सेशन दी है या कोई तब्दीली हुई है। चूँकि मकबूल बाकर साहब भी सरकारी मुलाजिम हैं, उनको बहरहाल चूँकि एक टेम्प्रेरी फ़ेज़ के लिए, एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए उनको केयर टेकर बनाना था। इसी तरह यूनुस धागा साहब को भी। लेकिन 2 दिन पहले यूनुस धागा साहब की मिनिस्ट्री चेंज कर दी गई, डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया। वो एक बड़े कॉम्पिटेंट कहा जा रहा है कि जी वो करप्ट आदमी था और अकील करीम डैडी के चूँकि वो समधी हैं, लिहाजा उनको लगवा दिया गया था, बड़ी लॉबिंग की गई थी। मेरा नहीं ख्याल यूनुस धागा साहब की, मैं अभी उनकी करप्शन पे बात नहीं करती, क्योंकि मेरे पास उसके ना तो कोई वाज़ेह सबूत हैं, और अगर हैं भी तो ये क्लिप जो है
उस हवाले से नहीं है, करप्शन के हवाले से। लेकिन मैंने उनका काम देखा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के, जब वो सेक्रेटरी थे, फेडरल सेक्रेटरी थे, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी और उन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए उसमें। टेडैप उनके अंडर में आता था और टेडैप जो है वो सिंगल कंट्री एग्ज़िबिशंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ करता था। तो 2 सिंगल कंट्री एग्ज़िबिशंस मैंने भी की हैं, बैंकॉक और श्रीलंका की। और इंडिया में होती है दिल्ली में, आलीशान के नाम से उनकी सिंगल कंट्री होती है। वो तो उस वक्त नहीं हो सकी, मोदी साहब ने वीज़े बंद कर दिए थे, पाबंदी लगा दी थी। हमने भी की है 1-2 एग्ज़िबिशंस, चंडीगढ़ की और दिल्ली की, जालंधर की। तो जनाब मकबूल बाकर साहब, ये आपने क्या किया है? किसके कहने से यूनुस धागा की ट्रांसफ़र की गई है? चूँकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है सिंध गवर्नमेंट में। इशरतुल इबाद जब गवर्नर थे, आर्ट्स काउंसिल में करप्शन अपने उरूज पर थी। 5 करोड़ रुपए एडीपी से, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, चूँकि मैं रह चुकी हूँ फाइनेंस में एडिशनल सेक्रेटरी सिंध गवर्नमेंट में, मुझे मालूम है कि उनसे वो एडीपी के बजट से 5 करोड़ रुपए इशरतुल इबाद साहब ने निकाल कर और अहमद शाह को आर्ट्स काउंसिल के लिए दिए थे। और तो करप्शन उनकी खैर उरूज पर है, करोड़ों रुपया मुराद अली शाह और वो अहमद शाह ने मिलकर आर्ट्स काउंसिल में खाया है। नैब में ढेर लगे हुए, लेकिन दबा दी जाती है फाइल। और अभी भी वो उम्मीदवार थे, वो सबको बांटते फिर रहे थे मिनिस्ट्रियाँ। हमारी एक दोस्त को भी उन्होंने कहा आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए सिंध में, मैं आपको लगवाता हूँ, मैं कर रहा हूँ ये सारे फैसले। लेकिन उनकी अपनी फिर क्लियरेंस नहीं हो सकी और उनको शायद नहीं मालूम, उनके अब सारे केसेस खुल गए हैं नैब में। वो जो नजफ़ मिर्ज़ा ने और बाकी लोगों ने मिल के दबाए थे और मुराद अली शाह उनके केसेस दबा देते थे नैब में जो चल रहे हैं, वो अब निकल आए हैं। तो सज़ाएं बांटने वाले भी हैं कुछ यहाँ पर। तो अहमद शाह साहब होशियार हो जाइए। अब रह गए यूनुस धागा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो रीढ़ की हड्डी है सिंध गवर्नमेंट में। जब तक फाइनेंस बजट की अप्रूवल ना दे सिंध असेंबली के भी, और उसके पास जो ख़जाने की चाबी होती है उससे पैसे निकलवाने के लिए हो सकता है यूनुस धागा रुकावट बन रहे हों। और जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब, आपके फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि कौन कर रहा है ये, लेकिन आपने वहाँ बैठा दिया ना दारोगा, आपने मुर्तज़ा वहाब वहाँ बैठा हुआ है। लोग बहुत बात कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट इसीलिए मुबीन जुमानी को दे दिया, जो फ्रंट मैन कहलाते हैं जरदारी साहब के, और मुर्तज़ा वहाब चूँकि उनको मेयर बना दिया गया था। तो आपको खुदा के लिए ये ध्यान रखना है कि जो बरसहा बरस में आपने अपनी रेपुटेशन बनाई और इज़्ज़त बहुत मुश्किल से हासिल होती है, उसको गंवाने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिलता। या आपने तहैया कर लिया कि सारी उम्र तो भाई ईमानदारी से गुजरी है, सारी उम्र जो है वो कुछ भी नहीं किया, तो अब आखिरी वक्त में क्या हो जाएगा, ऐसा आप सोच तो नहीं सकते। चूँकि आपकी ये तरबियत नहीं है, मैं आपको जानती हूँ, आपकी घर की तरबियत से भी वाकिफ़ हूँ, आपकी वालदा से भी वाकिफ़ हूँ। बीवियाँ अलबत्ता होती हैं कुछ जो करप्शन पे लगाती हैं, लेकिन तो आपकी तो बीवी भी बड़ी नफीस खातून, बड़ी बेहतरीन खातून है, वो भी ये नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिएगा जानने की, इस मामले को इतना इजी और इतना आसान ना समझें। जो कुछ इस वक्त सिंध में हो रहा है वो सब आपके खाते में जाएगा। एंटी पीपल्स पार्टी, अपोजिशन की जो पार्टियां यहाँ जिनकी थोड़ी बहुत जो कुछ है परफॉर्मेंस, जिनमें हम पिछले 1-2 क्लिप्स में डॉक्टर राहिला मक्सी के हवाले से बात कर चुके हैं कि कितनी मर्तबा आपने उनको कहा कि मैं बिज़ी हूँ। उन्होंने मैसेज भी शायद आपको किया था, मुझे बता रही थी। शुक्र है मेरा अभी तक उनसे एक्सेस नहीं हुआ, मेरी मुलाकात नहीं है उनसे, सिर्फ टेलीफोन पर बात हुई है। तो इसी तरह बेतहाशा लोग जो आपसे मिलकर आपको इस सूबे के मसाइल और उसका हल बताना चाहते हैं। इससे तो बहुत बेहतर वो बेचारा गवर्नर है कामरान टैसूरी, कोई भी जाके कामरान खान के गवर्नर हाउस की कुंडी खटखटा देता है और वो उनको मिलते हैं, और जो उनके इख्तियार में होता है वो मसले हल करने की कोशिश करते हैं। चूँकि वो पूरे सिंध के गवर्नर हैं, किसी एक पार्टी के MQM के गवर्नर नहीं है वो कि सिर्फ MQM के लोग उनके पास आएँ तो वो उनके मसले हल करें। लेकिन आपके ऊपर ये सब कुछ आ रहा है जिसमें हो सकता है हकीकत 40% हो और प्रोपेगेंडा 60%। कहा जा रहा है कि जी शिया वोट लेने के लिए
कराची से जैसे भुट्टो ने वतीरा इख्तियार किया, जैसे जरदारी साहब हज़रत अब्बास का, गाजी अब्बास का अलम बिलावल हाउस के ऊपर लगाते हैं, लेकिन जब शियों को समझ में आ गया कि ये बिलावल हाउस में ऊपर अलम लगा के नीचे धंधा क्या कर रहा है, तो फिर जरदारी साहब के बेटे की लियारी में, लियारी जो सबसे बड़ा गढ़ था उनका और हमेशा वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी ने उसे, वहाँ जरदारी के बेटे को जूते पड़ गए लियारी में। तो उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो ढीठ हो चुके हैं। इतने जूते, इतनी गालियां खाने के बाद पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी पार्टियां, मुनीस इलाही, कितनी लोग लानतें भेज रहे हैं मुनीस इलाही पर और परवेज़ इलाही पर। चौधरी शुजात के ख़ानदान की, चौधरियों की इज़्ज़त भी उसने मट्टी में मिला दी। तो खुदा के लिए जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब, मैं रिटायर का लफ्ज़ इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि जज जो होता है इतने अरसे, और ये लोगों को बता दूँ कि उनके शिया होने की वजह से ही उन पर अटैक करवाया गया। व्हेन ही वॉज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, कितना बड़ा अटैक, बम ब्लास्ट हुआ था, 12 लोग मर गए थे उसमें, और ये मोजज़ा था कि अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी बचा ली उनकी वालदा की दुआओं की वजह से, और उनकी नेकियों की जो उनकी तरबियत थी वो सामने आई। और हम कह रहे थे शायद अल्लाह ने मकबूल बाकर साहब से कोई काम लेना है, इसलिए इनकी ज़िंदगी बच गई, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए, बेहतरीन आपने वहाँ पर काम किया, आपकी बेदाग शोहरत है। खुदा के लिए कोई दाग ना लगने दें, दाग धब्बा ना लगने दें, और अपने रवैये में लचक पैदा करें, लचक पैदा करें अपने रवैये में। तो जो यहाँ पर अहले तशी के दुश्मन हैं, जिन्होंने अभी 2 लोग मारे हैं, एक बाप बेटा कुरंगी में, एक पीपल्स पार्टी का कारकुन था, MPA था औरंगी टाउन में, उसको मारा सिपाही साहबा वालों ने, लश्कर जंगवी ने। तो ये क़ुव्वतें जो हैं, ये कहीं आप उनकी नज़र में ना आ जाएं। खुदा के लिए ये पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकलें। अगर आपको वाकई इलेक्शन भी लड़ना है तो कम से कम अपनी परफॉर्मेंस को साफ़ सुथरा रखिए, उस पर कोई आंच ना आने दीजिए। बस यही कहना था आपसे। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुना